तो अभी अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन सरफेस प्रिपरेशन के ऊपर। अभी आप लेफ्ट हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो सरफेस प्रिपरेशन में यहाँ पे ए बी सी एंड डी ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी तक हमने बहुत सारा एक कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि निकल है, स्टेनलेस स्टील है, सॉरी नॉट डुप्लेक्स है, और हमारा टिटेनियम है। ये सब चीज में हमको कैसा मटेरियल यूज करना है, कैसा पेनेट्रेंट यूज करना चाहिए, सल्फर कंटेंट कम होना चाहिए, क्लोराइड कंटेंट कम होना चाहिए, सल्फेट जो है वो कम होना चाहिए। ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया। अपेंडिक्स 2 में मैंडेटरी अपेंडिक्स, कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं मैंडेटरी अपेंडिक्स, कुछ नॉन मैंडेटरी। नॉन मैंडेटरी मतलब आपको रिकमेंडेशन करता है, आपको ऐसा करना है तो करो वरना करो, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी एक नाम ही है ऐसा, अभी आप टेम्पररी समझो। ओके, सरफेस प्रिपरेशन में पैसा है इन जनरल। जनरल में क्या है, satisfactory result may be obtained when the surface is a part of the as weld, as rolled, as cast, as forged condition। मतलब आप लोग सीधा वेल्डिंग किया हुआ है आपका पार्ट है, उसका आपको पीटी करना है, या तो सीधा रोल किया हुआ पीटी करना है, या कास्टिंग किया हुआ है, या तो फोर्ज कंडीशन में है, तो वो भी वन ऑफ द क्लीनिंग कंडीशन है। अगर सीधा किया है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सरफेस प्रिपरेशन बाय आप ग्राइंडिंग से उसको क्लीन कर सकते हैं, मशीनिंग से कर सकते हैं, और अदर मेथड में बी नेसेसरी वेयर द सरफेस इरेग्युलरिटीज कूल्ड मास्क इंडिकेशन। तो जब वेल्डिंग मारेंगे तो स्पैटर उड़ेंगे, उड़ेंगे ना, तो वो स्पैटर को रिमूव करना पड़ेगा। या तो आप ग्राइंडिंग से रिमूव करो, या मशीनिंग से करो, या दूसरा कोई पे आपके पास मेथड है उससे करो, लेकिन वो करना ही है। आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं होगा, और प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं होगा तो आपको इंडिकेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। लेकिन गल्फ में तो मैं देखा है ये सब चीज होता है, यहाँ पे आपकी कंपनी में होता है कि नहीं होता है वो आपको देखना है। आपकी प्रोसीजर के अंदर लिखा है कि भाई आपको मशीनिंग करके या तो ग्राइंडिंग करके या दूसरा कोई मेथड से आपको क्लीन करना है, तो आपको क्लीन करना चाहिए। तो लेकिन आप लोगों को देखना है कि आपकी प्रोसीजर में क्या लिखा है, उसके हिसाब से आपको क्लीनिंग प्रोसेस करना है। ओके, मास इंडिकेशन जो है वो भी आपको रिमूव करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पैटर रहता है फिर भी उसमें अली बाबा साहब चलता है, भाई तू डीपी कर लेना भाई, क्या यार बोल रहा है, मैनेजर को बोलेगा अगर तुम नहीं करेगा तो। ऐसा धमकियां देते, पता है ना, डीपीटी वाले को, टेक्नीशियन को लोग धमकी देते हैं, अगर तुम हमारे हिसाब से काम नहीं किया ऐसा ही मिलेगा, क्लीनिंग ब्लेनिंग नहीं मिलेगा, तुम वो थिनर से ही क्लीन करके आगे बढ़ो। बाइड्रम असेंबली होता है ना, जब प्रेशर वेसल का बाइड्रम असेंबली, उसमें हमको ट्यूब घुसाना पड़ता है, और ट्यूब है वो बहुत सारा ऑयली, वो सब चीज ग्रीस वगैरह अंदर रहता है, वो ग्रू भी क्लीन कर किया रहता नहीं है, तो उसमें हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो एक जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान रखना है, ऑयल ग्रीस रस्ट वो सब चीज रिमूव करना है। ओके, क्या क्या रिमूव करना है, प्रायर टू ईच लिक्विड पेनेट्रेशन एग्जामिनेशन। जब लिक्विड पेनेट्रेशन एग्जामिनेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे पहले, जब आप लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उससे पहले द सरफेस टू बी एग्जामाइंड एंड ऑल एडजेसेंट एरिया विथ इन कितना mm, 25 mm। वेल्ड ज्वाइंट समझो कर रहे हैं तो 25 mm लेफ्ट साइड, 25 mm राइट साइड, वो सब चीज 25 mm। यहाँ पे 1 इंच, इसका मतलब ये होता है 1 इंच, ठीक है, तो 1 इंच दोनों दूर तक क्लीन करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन करता है। ठीक है, और शेल बी ड्राई, ये कैसा होना चाहिए, 1 इंच में ड्राई होना चाहिए, फ्री ऑफ डट, डट फ्री होना, डट मतलब क्या है, मिट्टी, कचरा, डट, ग्रीस, ग्रीस भी होता है ना, उससे भी क्लीन होना चाहिए, लिंट, लिंट भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है, कचरा टाइप का। ठीक है, स्केल, स्केल मतलब कभी कभी रस्टिंग हो जाता है ना, तो वो पपड़ी निकलता है, पता है, वो वन ऑफ द स्केल है। ठीक है, वेल्डिंग फ्लक्स, जब हम एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग मारते हैं या एसएडब्ल्यू वेल्डिंग मारते हैं तब फ्लक्स वहां पे चिपका रहता है, तो वो फ्लक्स, वेल्ड स्पैटर, वेल्ड स्पैटर तो आपको पता ही है, इसमें मुझे ज्यादा समझाना नहीं है। पेंट, कभी कभी पेंटिंग हो चुका है वैसे पार्ट, शटडाउन में ये सब चीज कंडीशन जनरेट होता है, पेंट होता है, ग्रीस होता है, अरे पूरा प्लांट है ना रस्ट हो जाता है, ऐसा देखने में भी मजा नहीं आता, ऐसा होता है। तो उस टाइम पे जब आप डीपी करने जाते हैं तो
dirt, grease, lint, scale, weld flux, weld spatter, paint, oil, and other extraneous matter that could obvious the surface opening, otherwise intersurface will examine. मतलब सरफेस के ऊपर जो जो लोग विलन है वो सभी विलन लोगों को निकालना है। समझे बात? ये विलन कौन कौन है यहाँ पे क्लियर दिखाया है। देखो पहले तो आपको मशीनिंग और ग्राइंडिंग करके करना है, सीधा आ गया है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रायर टू द लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन सरफेस का हम क्लीन करने जाते हैं तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं पेंट, कोड में कहाँ लिखा है पेंट क्लीनिंग करना चाहिए डिपिट, लेकिन भाई लिखा है दिखाने का उसको, ये भाई साहब को बड़ा आदमी को दिखाने का। देखो भाई यहाँ लिखा है कि पेंट जो है वो भी आपको रिमूव करना है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करने से पहले। तो ये सब चीज आपको देखना चाहिए और आपको करना है। लेकिन ये अली बाबा, यहाँ पे तो सब चीज अली बाबा ही चलता है क्या नहीं चलता है? आपको तो एक्सपीरियंस है ही है? हंसे इसका मतलब फंसे कुछ ना कुछ अली बाबा होता है। तो याद रखो, हम लोग जितना ऑनरशिप से काम करेंगे उतने हमारे कंट्री का नाम अच्छा रहेगा। अगर हम बाहर काम करने जाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि रिजवान भाई आप बाहर गए हैं तो यार आप कहाँ से एनडीटी करके आए, आपको पता नहीं है कि पेंट भी रिमूव होना चाहिए डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करने के टाइम पे, तो यार नाम खराब नहीं करने का बस। ठीक है, ऑयल तो इतना सारा चीज जो है पूरा का पूरा सरफेस क्लीन करना है, ये सब चीज रिमूव करना है। अगर ये नहीं लिखा होता ना तो लोग है ना बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते। क्या करते हैं? स्पैटर सरफेस क्लीनिंग, कोड में कहा लिखा है सरफेस क्लीनिंग है गंडा खलीबली, मैं नहीं करने वाला। कोड में किधर भी नहीं लिखा है कि भाई डस्ट क्लीन करना चाहिए, मैं तो सीधा डीपी करेगा बस, सीधा सीधा पेनिट्रेंट लगाएगा और काम बने। लोग कोड को तोड़ मरोड़ के अलग से उसका मीनिंग निकालते हैं। तो ये भी चीज बनता है हमारे साथ में, तो बना हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूं। जब आप एक कोड से अवेयर होंगे ना ऑटोमेटिकली दुनिया आपसे डरेगी। अगर आप कोड से अवेयर नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आपको डरना है। आपके पास नॉलेज है तो लोगों को डरना है। समझे बात? हम लोगों को कोड पता होगा तो सीधा ना इसमें ऐसा ही होता है चल, अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो कोड में तो क्लियर वर्ड लिखा है शेल बी और मस्ट, ऐसा सब चीज तो लिखा ही है, सीधा दिखा के चल मैं एनसीआर फाड़ेगा। तुमको जो करना है करो, मेरा एनसीआर बनेगा यहाँ पे। तुमको जिसको बोलना है बोलो, ये आप फॉलो नहीं कर रहे, वेल्ड फ्लक्स रिमूव नहीं कर रहे और मुझे डीपी करने के लिए आप फोर्स कर रहे हैं, तो मैं तो एनसीआर मारेगा। भाई वेल्ड फ्लक्स तो कम से कम रिमूव करो, वो नहीं किया है। During examination, I found that the wet flux and paint, scale and oil are is there. There is no surface cleaning, and as per our written procedure, it's required to clean until there is no any cleaning. This is one of the deviation. ऐसा करके आप सीधा छप्पा लगा सकते हैं किसको? प्रोडक्शन एयर वाले को, जो भी है, जो लोग आपको फोर्स करता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला आप समझ लिया। ठीक है, अभी तीसरा वाला क्या है? टिपिकल क्लीनिंग एजेंट। कभी कभी आपको टिपिकल क्लीनिंग एजेंट भी यूज करना पड़ता है। कुछ कुछ चीज ऐसा होता है इसमें से, समझो जैसे कि पेंट, तो पेंट क्या क्लीनर से क्लीन होगा? नहीं होगा। ग्रीस है वो भी शायद जाएगा, लेकिन उसमें आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत पापड़ फेलने पड़ेंगे तब जाएगा। ठीक है, तो टिपिकल क्लीनिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। मे बी यूज मतलब आपको करना है तो करो वरना खली बली। ठीक है, आपको करना है तो सजेस्ट करता है डिटर्जेंट। आप सोचेंगे यार डिटर्जेंट कहाँ, यार प्लास्टिक में डीपीटी करना है तो डिटर्जेंट से मैं क्लीन कर सकता हूँ ना प्लास्टिक को। मुझे ये बोलो कि समझो डिटर्जेंट की मैं बात करूं तो ग्लास है, ग्लास उसका मुझे डीपीटी करना है, ये प्लास्टिक है इसी का मुझे डीपीटी करना है, चलो तो इसका मैं क्लीन करना है मुझे। यहाँ पे बहुत सारे रस्ट वगैरह जो भी है कचरा बचरा पड़ा है, तो इसको मैं बहुत सारा, आपके पास मास प्रोडक्शन में प्लास्टिक है तो क्या हर सब में क्लीनर घुसाते रहेंगे? अरे बहुत पैसा चला जाएगा। इससे अच्छा एक बाल्टी बना लो बड़ा सा, उसमें डिटर्जेंट घुसा दो, सब खच 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 खच, जैसे कपड़ा घर पे वो बर्तन धो बांधते हैं ना, धोते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, धोते हैं ना, उसी को ऐसा ऐसा कैसे धोते हैं, वो डिटर्जेंट में धोते हैं ना, वैसा ही इसको भी मटेरियल को, लेकिन सब में नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि कार्बन स्टील में भी मैं डिटर्जेंट घुसा दूं, तो कार्बन स्टील में घुसा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, वो रस्ट पकड़ जाएगा। तो आपको देखना है कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, इसके लिए तो हम लोग सीख रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग समझ रहे हैं। तो डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हैं, डिस्केलिंग सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, पेंट रिमूवर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेंट रिमूवर भी यूज कर सकते हैं। आपने आपने नाम सुना है पिक्लिव पेसिवेशन का नाम सुना है? पिक्लिव पेसिवेशन, स्टेनलेस स्टील जो है
उसके अंदर पिकलिंग पैसिवेशन होता है। किसी ऑफलाइन वालों ने तो ठीक है, किसी ने सुना नहीं सुना, लेकिन ऑनलाइन वालों ने किसी ने सुना है भाई? भाई जवाब दो, जागते रहो। किसी ने सुना है पिकलिंग पैसिवेशन? पिकलिंग पैसिवेशन ऑनलाइन वाले लोग? कोई हिल नहीं रहा है भाई, सब लोग सो रहे हैं क्या भाई? प्लीज आंसर दे दीजिए। पिकलिंग पैसिवेशन स्टेनलेस स्टील जो होता है उसके अंदर पिकलिंग पैसिवेशन मतलब क्लीनिंग का एक मेथड है। स्टेनलेस स्टील को, यस देखो किसी ने लिखा है, देखो यस यस, बहुत सारे, अभी देखो बहुत सारे लोग मारने लगे हैं चैट बॉक्स में। चलो अच्छी बात है कि देखो ये याद रखो, उसमें भी ये वन ऑफ द क्लीनिंग मेथड ही है वो भी, ठीक है। तो ऐसा भी आप इसमें एक इसमें आता है, डिस्केलिंग सॉल्यूशन में भी वो आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी वो सब चीज आता है। ओके, तीसरा क्या है? तीसरा सी हमने कर लिया, ठीक है। एंड डिग्रीजिंग अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मेथड में भी यूज्ड, तो आप वो भी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी यूज कर सकते हैं। चौथा हमारा है क्लीनिंग सॉल्वेंट शेल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ T41 पॉइंटर द क्लीनिंग मेथड एम्प्लॉय द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो क्लीनिंग पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये क्या लिखा है? क्लीनिंग सॉल्वेंट शेल मीट द रिक्वायरमेंट T41। तो जब आप ये भाई साहब का काम कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, निकल बेज अलॉय का वो सब चीज का कर रहे हैं, तो तब आपको ये रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। ये क्या रिक्वायरमेंट है? बंद करो बंद करो। ओके, कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन। वो कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन किसका भाई बोलो? ऑस्टेनिटिक, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, टिटेनियम, ये सब चीज की बात है। जब उसका क्लीनिंग करने जाते हैं तब आपको उसका जो रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी अपेंडिक्स 2 में लिखा हुआ है वो आपको फॉलो करना है। वो क्या है? सल्फर कंटेंट कुछ परसेंट से कम होना चाहिए, क्लोरीन परसेंट कुछ परसेंट से कम होना चाहिए, उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए? फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब चीज क्लीन मतलब पेनेट्रेंट में, और क्लीनर जो यूज कर रहे हैं उसमें ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो ऐसा क्लीनर यूज करने का। फिर आप बोलेंगे स्टेनलेस, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है उसमें मैं पानी से क्लीन कर दूं, वो मड वाला पानी यूज करते हैं आप, वो कचरा गंदा गटर वाला पानी यूज करते हैं, तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्लियर हमने ऑलरेडी अगले सेशन में अभी समझाया, मैंने कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन के बारे में पूरा डेप्थ में समझाया, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ये टेबल तो मैंने समझा ही दिया है, ठीक है। ओके, कंडीशन ऑफ द सरफेस प्रायर टू एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड इन ए में अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एनेक्चर ए, तो ये तो हमने समझा दिया है। ओके, ड्राइंग आफ्टर पेनेट्रेशन। ड्राइंग आफ्टर पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन लगा देने के बाद ड्राइंग हमको करना है, उसके बारे में। आफ्टर क्लीनिंग, drying of the surface to be examined shall be accomplished by the normal evaporation or forced hot air cold air। समझो, क्लीनिंग जो है सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग करते हैं या क्लीनर से करते हैं ना, डीपीटी करना हमको स्टार्ट करना है तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? क्लीनिंग करना है। प्री क्लीनिंग करते हैं ना, प्री क्लीनिंग में पानी से भी कुछ लोग क्लीन करते हैं ना, पानी से भी करते हैं, वाटर वॉशेबल मेथड है, पानी से भी क्लीन किया जाता है, ठीक है, डिग्रीजिंग से भी क्लीन किया जाता है। तो फिर ओ अभी तो सूखा भी नहीं है तो सीधा पेनेट्रेट लगा देने का क्या? नहीं, इसके लिए तो ये टॉपिक है ड्राइंग आफ्टर पेनेट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आफ्टर क्लीनिंग ड्राइंग ऑफ द सरफेस एंड एग्जामिन शेल बी अकम्प्लिश्ड नॉर्मल इवेपोरेटेड फोर्स्ड या हॉट एयर भी आप लगा सकते हैं, कोल्ड एयर भी लगा सकते हैं। मिनिमम पीरियड शेल बी एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट द क्लीनिंग सॉल्यूशन इवेपोरेट प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रन। जब आप पेनेट्रन लगाने से पहले ये सब चीज उड़ जाना चाहिए, इवेपोरेट होना चाहिए। क्या लिखा है? प्रायर टू इवेपोरेट, मतलब पहले उड़ जाना चाहिए, वरना कांड क्या होगा? पेनेट्रन लगा, अभी तो गीला है उसमें आप पेनेट्रन लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा ना, पेनेट्रन को भी वो पहले तो अंदर जाने का प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो क्लीनिंग करते हैं तो वो भी फिर सूख जाना चाहिए। वो बिना सूखे, अजी अभी तो सूखा ही नहीं है, सीधा खाट 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 लगाने लगे आप, पेनेट्रन का स्प्रे मारने लगे तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। मिनिमम पीरियड जो शेल बी एस्टैब्लिश टू एंश्योर दैट, मिनिमम आपको पीरियड जो है आपकी प्रोसीजर जब बनाते हैं उतना आपको टाइम तक रखना है उसको। ओके, टेक्निक्स, कितने टाइप के टेक्निक्स है? तो क्या वाटर वॉशेबल टेक्निक, पोस्ट इमल्सिफायर, सॉल्वेंट क्लीनिंग टेक्निक्स, ठीक है। अभी ये टेक्निक्स में आपको डेप्थ में समझाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आइदर कलर कॉन्ट्रास्ट,
कलर कॉन्ट्रास्ट मतलब अभी हमने किया है वो कलर कॉन्ट्रास्ट, मतलब विजिबल एग्जामिनेशन जो है, पेनेट्रेंट एग्जामिनेशन है वो। दूसरा क्या है, फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट एग्जामिनेशन शेल बी यूज वन ऑफ द फॉलोइंग पेनेट्रेंट टेक्निक। पहले तो तीनों में दो दो मेन टेक्निक्स कितना नंबर है, ए में जो स्टार करता हूं ना, एक और ये दो, दोनों स्टार किया है, ठीक है। दूसरे पेन से भी करता हूं, देखो स्टार, ठीक है। ये दोनों ए और ए। पहला है कॉन्ट्रास्ट विजिबल पेनेट्रेंट। विजिबल पेनेट्रेंट में वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफाइंग, सॉल्वेंट क्लीनर मेथड है। फ्लोरोसेंट में भी वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफायर फाइंग एंड सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड है वो, ठीक है। अभी आप बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट विजिबल पेनेट्रेंट में वाटर वॉशेबल मेथड का। वाटर वॉशेबल में क्या होता है, सबसे पहले क्लीन करो, लिखो, सब लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। सबसे पहला पॉइंट खट से लिखो। पहला है क्लीन करो, ये इसकी बात कर रहे हैं वाटर वॉशेबल की। पहला है प्री क्लीनिंग, क्या बोलते हैं उसको, पहला है प्री क्लीनिंग। दूसरा क्या है, अप्लाई पेनेट्रेंट। तीसरा है ड्वेल टाइम। चौथा है अगेन वाटर वॉशेबल क्लीनिंग, मतलब पेनेट्रेंट को रिमूव करना है, ठीक है। पांचवा मेथड क्या है, पांच मेथड नहीं है, प्रोसेस। पहला प्री क्लीनिंग कर दिया, वो भी वाटर वॉशेबल से ही करना है, ठीक है। करना है तो वाटर वॉशेबल, ठीक है। पहला ये हो गया, फिर अप्लाई पेनेट्रेंट करना है, फिर ड्यूअल टाइम देना है, फिर पानी से क्लीन करना है, फिर अप्लाई डेवलपर, फिर छठा इवेल्युएशन, सातवां पोस्ट क्लीनिंग। ये तो इसमें भी वाटर वॉशेबल यूज करने का, समझे बात। ये चीज है फिक्स, किसका है, ये वाटर वॉशेबल का टेक्निक्स के बारे में है, ठीक है। अभी पोस्ट इमल्सिफाइंग में क्या होगा, पोस्ट इमल्सिफाइंग में ये जो ड्यूअल टाइम है ना, इसके बीच में यहां पे अप्लाई अप्लाई इमल्सिफायर, इसके बीच में एक स्टेप बन जाएगा 3A, ऐसा समझो आप, समझे, किसमें, पोस्ट इमल्सिफायर में। बात समझे, सिंपल है भाई, नया रॉकेट नहीं है कुछ भी। आपको पोस्ट इमल्सिफाइड टेक्निक्स में प्री क्लीनिंग कर लिया वाटर से, फिर अप्लाई पेनेट्रेंट लगाया, फिर ड्यूअल टाइम दिया, फिर अप्लाई इमल्सिफायर, इमल्सिफायर भी आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फिर वापस क्लीन करना है, फिर डेवलपर डालना है, फिर इवेल्युएशन करना है, फिर पोस्ट क्लीनिंग करना है, समझे बात। अभी पहला बात आपको समझ में आया है, वाटर वॉशेबल की बात करते हैं। क्लीनर जो है उसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, पानी, सेम, और कुछ फर्क नहीं, पूरा का पूरा मेथड फ्लो कर देंगे, मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, पेनेट्रेंट लगाएंगे, पेनेट्रेंट लगाने के बाद फिर पानी से वापस क्लीन करेंगे, फिर सॉरी ड्यूअल टाइम देने के बाद, हाँ, ड्यूअल टाइम देने के बाद फिर पानी से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद फिर वो उसको क्या लगाएंगे, डेवलपर लगाएंगे, डेवलपर लगाने के बाद फिर इवेल्युएशन करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, पोस्ट क्लीनिंग करेंगे वाटर से, ठीक है। ये बात हो गया वाटर वॉशेबल का। अभी पोस्ट इमल्सिफायर में क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने के बाद पेनेट्रेंट लगाएंगे, पेनेट्रेंट लगाने के बाद ड्यूअल टाइम देंगे, फिर वो पेनेट्रेंट आपको रिमूव भी करना है ना, तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पोस्ट इमल्सिफाइड में वो पेनेट्रेंट ही ऐसा आता है, वो रिमूव नहीं होता है, वो पानी से भी रिमूव नहीं होता है, उसको इमल्सिफायर ऐड करना पड़ेगा, ये केमिकल है, वो ऊपर डालना पड़ेगा, वो पानी के अंदर मिट सकता है वैसा वो जनरेट बनाएगा, मतलब पानी के साथ वो क्लीन होगा वैसा बनाएगा, या तो ये क्लीनर से क्लीन होगा वैसा बनाएगा। तो आपको उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ड्यूअल टाइम के बाद आपको
वो पोस्ट इमल्सिफायर ऐड करना है। पोस्ट इमल्सिफायर ऐड करने के बाद फिर आप जैसा प्रोसेस करते हैं वैसा ही फिर वापस उसको डेवलपर मानना है, डेवलपर मानने के बाद इवेल्युएशन करना है, फिर वापस क्लीन करना है, ऐसा मेथड। ठीक है, तो ये भाई साहब बड़े लोग, बड़े टोपी लोग यूज करते हैं। कौन टोपी लोग यूज करते हैं? अमेरिका, पैसे वाले लोग ये यूज करते हैं। अमेरिका है, यूरोप है, और कैनेडियन लोग है, ठीक है, ब्रिटिश लोग है, ये सब जो लोग पोस्ट इमल्सिफाइंग मेथड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा इजी है और उसमें हेल्थ भी अच्छा रहता है लोगों का, ऐसा। बाकी ये हमने डीपीटी किया, उसमें कितना स्मेल आ रहा था पता है ना। और डेवलपर भी अंदर जाएगा ना तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन खली बली हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट रिमूवेबल, सॉल्वेंट रिमूवेबल में क्या है, ये क्लीनर जो है उससे क्लीन करना है, फिर पेनेट्रन अप्लाई करना है, फिर वो क्लीनर से ही क्लीन करना है, फिर क्या करना है, डेवलपर लगाना है, फिर इवेल्युएशन करना है, आगे बढ़ना है। समझे बात? सिंपल है। तो तीनों का तीनों मेथड आपको समझ में आया? तो अभी मैं आगे बढ़ूं। तीन मेथड का टाइप है, ठीक है इसमें। ओके, अभी फ्लोरोसेंट की बात करते हैं। फ्लोरोसेंट में भी सेम टू सेम, लेकिन ये विजिबल लाइट में हम लोग पेनेट्रेंट वो विजिबल मेथड फॉलो करते हैं, और फ्लोरोसेंट में हमको रात में करना है। रात में या तो फिर एक डार्क रूम में करना है, जिसमें लाइट जो है हमारा यहाँ पे 100 का लैंप या ये एलईडी वगैरह रहता है ना रूम के अंदर, उस टाइम पे फ्लोरोसेंट पे हमको स्पेशल टाइप का लाइट, यूवी लाइट आपको यूज करना है। मैं आपको 1-2 दिन में हमने परचेज किया है, मैं आपको दिखाएगा, ठीक है, कि वो कैसा लाइट आता है। आंखों के ऊपर नहीं डालना है, याद रखो, आंख को बहुत डेंजर है। और ये फिल्टर करके फिल्टर चेक करना है आपको, प्रॉपर फिल्टर है कि नहीं है। फिल्टर टूटा हुआ है तो आंख डैमेज भी हो सकता है आपका, अगर आपने देख लिया है तो थोड़ा डेंजर मेथड है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अभी सॉल्वेंट चल रहा है, चलने दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बहुत सारे लोग ऐसा माइंड में क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम लोगों को कौन सा टेक्निक हमको फॉलो करना है, कौन सा कितना टेम्परेचर हमको रखना है। डाइपेनेट्रेंट टेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना, कुछ लोग ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि यार नहीं नहीं, ये 200 डिग्री पे डाइपेनेट्रेंट टेस्ट नहीं होता है, 250 डिग्री पे नहीं होता है। तो डेफिनेटली नहीं होता है। अगर होता भी है, करना भी है, तो उसका भी अलग एक टेक्निक्स है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम एमटी है वो हॉट टेम्परेचर 650 तक भी हम करते हैं, पता है ना। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हॉट हॉट एमटी बोलते हैं, तो हॉट एमटी भी होता है, लेकिन पेनेट्रन में ऐसा नहीं है। पेनेट्रन में फिक्स टेम्परेचर कितना है, 5 टू, जोर से बोलो भाई, 5 to 52। तो यहाँ पे लिखा है ए टेक्निक फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अ स्टैंडर्ड टेक्निक्स द टेम्परेचर ऑफ द पेनेट्रेंट एंड द सरफेस ऑफ द पार्ट टू बी प्रोसीड shall not below 5 degree Celsius nor 52 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द एग्जामिनेशन ऑफ पीरियड। जब आप पेनेट्रेंट स्टार्ट किया क्लीनिंग करने से लेके जब तक आप इवेल्युएशन करते हैं, तब तक आपका टेम्परेचर 5 से कम नहीं होना चाहिए, 52 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोकल हीटिंग और कूलिंग परमिटेड प्रोवाइड द पार्ट ऑफ द टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ द 5 to 52 ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अभी दूसरी बात, मैं आपको ये थोड़ा मैं एयर मारा था, पता है ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर मैंने गिराया था, याद है, टेम्परेचर में गिराया था। तो टेम्परेचर आप गिरा भी सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन कितना टेम्परेचर रेंज के अंदर रह के, 5 to 52 रेंज के अंदर आपको। कभी कभी क्या होता है, समझो 36 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें आपने डीपीटी किया, ठीक है, साला सूख नहीं रहा, ऐसा होता है ना, सूख नहीं रहा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा बर्नर लगा देते हैं, डायरेक्ट तो नहीं लगाना है, याद रखो आप, लेकिन आप 52 तक थोड़ा बहुत हीटिंग करेंगे तो जल्दी सूखेगा ना। तो ऐसा भी कोड परमिशन देता है, ठीक है, कोड ऐसा परमिशन देता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा अटक चाला काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है, याद रखो, ठीक है। कोड भले ही ऐसा परमिशन दे, लेकिन हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन में रह के काम करना है, हमारा प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से काम करना है। कोड तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देता ही है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा टाइट ही करना है, टाइट रखेंगे तभी लोग, एक तो इतना टाइट कोड है फिर भी नहीं लोग सुधर रहे हैं, तो कोड थोड़ा इसमें भी ऐसा बोल देगा तो लोग क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा, समझे। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 5 to 52 जो टेम्परेचर है वो हमारा वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। देखो 5 to 52 रशिया में आप जाएंगे तो वहां पे तो -10 डिग्री होता है टेम्परेचर,
सऊदी में ही जाएंगे, सऊदी में भी -5 डिग्री होता है रात में, तब क्या हमको डीपीटी नहीं करना है? -डिग्री हो गया तो नहीं करना है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया दिया गया है। वो क्राइटेरिया क्या है? वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू कंप्लाई दोज टेम्परेचर लिमिट, ये टेम्परेचर लिमिट कंप्लाइन नहीं होता है तो मेरे भाई अदर टेम्परेचर एंड टाइम में बी यूज एंड प्रोवाइड द प्रोसीजर क्वालिफिकेशन एज पर 653। तो अगर ये टाइम पे ये टेम्परेचर नहीं होता है तो दूसरे टाइम में कर लो जहां पे टेम्परेचर मेंटेन होता है वो टाइम में। अगर वो भी कर नहीं सकते हैं तो यहाँ पे टेक्निक्स फॉर नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए दिया गया है, कैसा टेक्निक यूज करना है तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, where it is not practicable to conduct the liquid penetrant examination within the temperature range of 5 to 52 degree, the examination procedure at the proposed lower and higher temperature range required the qualification, क्या लिखा है? Qualification of the penetrant material and processing according to mandatory appendix 3 of this article। तो आपको ये आर्टिकल के अंदर प्रोसीजर जैसा दिखाया गया है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो हम लोग पहले तो ये मैंडेटरी अपेंडिक्स 3 है क्या वो देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो मैंडेटरी अपेंडिक्स 3 ये क्या बताता है हमको? ये भाई ऐसा बोलता है कि चलो 5 to 52 हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को टेम्परेचर या तो 68 या 80 या 92 93 ऐसा डिग्री टेम्परेचर पे डीपीटी करना है, तो कैसे करना है उसके लिए ये चीज बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। लेकिन अगर 5 to 52 कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 37 में हम कर सकते हैं। समझो हमने हमारा टेस्ट पीस है वो डेमोस्ट्रेट 37 डिग्री पे किया तो ऑटोमेटिकली ही 5 to 52 ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गया। लेकिन अगर ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इसके अंदर दिखाया गया है क्या करना है ऐसा। व्हेन लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन कैन नॉट कंडक्ट विद इन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज और 5 to 52 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी क्वालिफाई अकॉर्डिंग विद दिस अपेंडिक्स। तो इसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मटेरियल, एक तो सबसे पहले हमको मटेरियल लेना है एक एल्यूमिनियम ब्लॉक। कौन से चैप्टर में आया था वो? चैप्टर नंबर 5 में आया था, इसमें दिखाया हुआ है। कंफर्म 5 में आया था? चलो देखते हैं 5 में है कि नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्लॉक में दिखाता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपका कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। यस, ये क्या है? एल्यूमिनियम ब्लॉक है, ठीक है? सबसे पहले अब मैं आपको वो जो अपेंडिक्स 3 है ना वो 3-4 पेज है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं क्या करता है, फिर हम वो पढ़ते हैं एक 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 लाइन बाय लाइन, ठीक है? सबसे पहले ऐसा एल्यूमिनियम ब्लॉक लेना है। एल्यूमिनियम ब्लॉक को कुछ टेम्परेचर 510 से 524 टेम्परेचर, ऐसा वहां टेम्परेचर लिमिट लिखा है, उसके हिसाब से पहले तो गर्म करना है उसको। बराबर गर्म कर दिया, वो टेम्परेचर वहां पे लिखा है वैसा गर्म करने के बाद सीधा उसको पानी के अंदर डुबो देना है, उसको बोलते हैं क्विंचिंग करना। हीट ट्रीटमेंट याद आ रहा है ना भाई, आप भूल गए क्या? हीट ट्रीटमेंट, मटेरियल साइंस, मेट्रोलॉजी, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, वो टेम्परिंग, मड टेम्परिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, पीडब्ल्यू पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है, टेम्परिंग, एनिलिन, सॉल्यूशन एनिलिन, ये याद है ना इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मेट्रोलॉजी, उसमें आता था ना देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने ये 7 टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मैंने शीट में समझाया हुआ है, एक बाय वन बाय लाइन। किस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्या होता है, सॉल्यूशन एनिलिन से क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग से क्या होता है, ये सब चीज, ठीक है? इसमें एक क्विंचिंग करना है। क्विंचिंग मतलब सडन उसका टेम्परेचर फॉल करना है, 510 डिग्री चढ़ा दिया समझो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? फिर सीधा पानी के अंदर डुबा देना है। तो सीधा एल्यूमिनियम जो डुबाएंगे तो एल्यूमिनियम के अंदर क्रैक जनरेट हो जाएगा, वो उतना सीधा सडन टेम्परेचर फॉल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्रैक हो जाएगा, ऐसा पैटर्न बढ़ जाएगा क्रैक का, सेम क्रैक पड़ जाएगा। फिर क्या करना है, एल्यूमिनियम को बीचों बीच से काट देना है, ठीक है?
अभी क्या करना है, समझो आपको एक पेनेट्रॉन टेस्ट 5 to 52, हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 5 to 52 टेम्परेचर है, ठीक है। अभी आपको करना है 89 डिग्री टेम्परेचर करना है, कितना 89 डिग्री। तो आपको ये जो है ना पहला वाला, इसको समझो ए बोल दो, इसको बी बोलो, दो पार्ट कर दिया है ना पहले तो हमने, है। ए पार्ट को क्या करने का 5 to 52 टेम्परेचर जनरल टेम्परेचर में रख के फिर उसको डीपीटी कर देना है, ठीक है। इसको साइड में रख दो आप। फिर क्या करो, वही सेम पेनेट्रेंट, इसका टेम्परेचर 89 डिग्री करो। कितना डिग्री करने का 89 डिग्री करने का, ठीक है। 89 डिग्री करने के बाद इसका भी पेनेट्रेंट डाइपेनेट्रेंट टेस्ट करो। 89 डिग्री मतलब एक कॉर्नर पे आ गया ऐसा नहीं, पूरा का पूरा 89 डिग्री तब जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और वो पूरा का पूरा मेंटेन होना चाहिए डाइपेनेट्रेंट टेस्ट के टाइम पे, ऐसा उसको। तो जनरली 89 करना है तो हम लोग 2 डिग्री ज्यादा ही करते हैं, 91 92 डिग्री करते हैं। तो फॉल होता भी है 1-2 डिग्री, लेकिन समझो अभी मेरे को समझाना है ना आपको, मेरे को तो प्रैक्टिकल चीज समझाना है। तो 89 डिग्री पे ये दूसरे वाले ब्लॉक को हमने क्या कर लिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसमें जो पेनेट्रेंट यूज किया था वही पेनेट्रेंट इसमें भी यूज करने का, इसका हमने डीपीटी कर लिया। अभी देखने का दोनों में सेम क्रैक मिला है कि नहीं। देखो क्रैक तो सेम ही होगा, पहले तो दोनों मटेरियल के अंदर क्रैक सेम है, डीपीटी पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। वो मकड़े का जाला होता है, पता है ना मकड़े का जाला, आपने देखा है ना मकड़ी का जाला, एकदम में कितना मस्त चकाचक है। अगर वही मकड़ी की जाला है उसको बीचों बीच में से काट दो, अगर फिक्स रहेगा तो समझो अभी एग्जांपल माइंड अगर आपका सेट रखो कि दोनों को बीचों बीच में काट देगा तो एकदम सेम सिमेट्रिकल पैटर्न होगा ना उसका। तो ऐसा एक क्रैक में भी सिमेट्रिकल ही पैटर्न होता है। तो समझो 89 डिग्री में इसमें जो दिखता था वैसा ही इसमें जो जैसा क्रैक दिखता था वैसा ही इसमें क्रैक दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेनेट्रेंट है 89 डिग्री में भी चलता है। इसका मतलब आपका अभी टेम्परेचर 5 to 89 डिग्री टेम्परेचर पे क्वालिफाई हो गया। अभी वो पेनेट्रेंट को आप कितने डिग्री में यूज कर सकते हैं 89 पे। समझे बात के ऊपर से गया। अभी रही बात कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं आपको बोलता हूं। कंफ्यूजन है ना, इसके दो पार्ट करेंगे तो यार बीच में से कैसे पार्ट करने का। ये मकड़े का जाला है उसको हम काटेंगे तो टेढ़ा भी काट सकते हैं, उस ऊपर नीचे से कैसे भी काट सकते हैं। तो सिमेट्रिकल दोनों में होगा कि नहीं होगा क्या पता है। तो दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सबसे पहले ये जो है एल्यूमिनियम ब्लॉक उसके दो पार्ट मत करो, आपको ऐसे ही रहने दो, एक ही पार्ट है। पहले इसको डीपीटी 5 to 52 डिग्री पे कर लो, ठीक है। उसका मोबाइल में या एक अच्छा सा फोटोग्राफर बुला के उसका फोटो खींच लो, ठीक है। कंपैरिजन मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंपैरिजन। उसका फोटो खींच लिया। अभी क्या करने का, इसको 89 डिग्री टेम्परेचर जितना भी आपको चाहिए वही टेम्परेचर के ऊपर लेके जाओ, फिर उसका डीपी करो। फिर उसका भी क्रैक मिलेगा, वो रेड कलर बाहर आएगा, उसका भी होगा, उसका भी फोटो खींच लो, दोनों फोटो को कंपैरिजन करो। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट बराबर मिलता है, सेंसिटिविटी दोनों का सेम मिलता है, तो आपका जो डीपीटी मेथड है वो कितने में क्वालिफाई हो गया। ऐसा ही सेम टू सेम माइनस डिग्री का है, -10 डिग्री पे करना है समझो एग्जांपल के तौर पे। चलो लेकिन आपका टेम्परेचर कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 5 to 52। अभी आपको कितने पे जाना है, -10 डिग्री पे। सऊदी अरबिया में रात में करना है आपको, ठीक है। वहां पे होता है टेम्परेचर इतना, आप जाओगे तो वो स्वेटर वेटर लेके जाने का, वहां पे थोड़ा बहुत महंगा भी है हाँ, अभी से बोलता हूँ बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, अरे यार मैं जा रहा हूँ दुबई, अभी मुझे क्या क्या कपड़े लेके जाने का। भाई आप लेके जाओ, स्वेटर वगैरह लेके जाओ, कपड़ा थोड़ा महंगा है तो कपड़ा वगैरह लेके जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कम लेके जाओ, वहां पे सस्ती है, ठीक है ये सब चीज चलता रहता है। तो आपको भी ऐसा डाउट है तो कभी डिस्कस करिएगा, ठीक है। डिस्कस करने में थोड़ी कुछ माइंड हमारा जाता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो डिस्कस करने का। ओके अभी हमको -10 डिग्री पे जाना है। 5 to 52 पे एक को गर्म, सॉरी एक को, ये तो गर्म क्या है, ये तो एटमॉस्फेरिक में ही है, तो उसको डीपीटी कर लिया। फिर ये दूसरे पार्ट को क्या करने का, -10 डिग्री पे लेके जाने का, फिर उसका डीपीटी कर लेने का, दोनों का कंपैरिजन करने का। ओके मिला तो फिर हमारा कितना क्वालिफाई हो गया, -10 से लेके 52 क्वालिफाई हो गया ना। यहां पे खाली टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना, समझे। तो ऐसे क्वालिफिकेशन होता है, बात समझे। अभी हम लोग पढ़ते हैं,
यहाँ पे ही थे ना। अभी हमको डेप्थ में थोड़ा करते हैं, ठीक है, एक एक पार्ट को डेप्थ में समझते। भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? भाई ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है, ऑफलाइन वाले को तो समझ में आया भाई। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज करना है? लिक्विड पेनेट्रेंट कंपेरेटर ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं? कंपेरेटर ब्लॉक बोलते हैं। ये जो हमने एल्यूमिनियम ब्लॉक देखा ना, उसका दूसरा नाम कंपेरेटर ब्लॉक है, ठीक है। शेल बी मेड एज अ फॉलो, क्या करना है? तो लिक्विड पेनेट्रेंट कंपेरेटर ब्लॉक शेल बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम का बनना चाहिए, एज पर ASTM 2B209 का होना चाहिए, और टाइप उसका 2024 होना चाहिए, 3/2 इंच का 10 mm थिकनेस का वो होना चाहिए, और शेल हैव अप्रोक्सीमेटली फेस डायमेंशन 2 इंच बाई 3 इंच, मतलब 50/75 का होना चाहिए। मतलब वो डायमेंशन दिया है, लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है, ऐसा दिया है, वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये डायमेंशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने वहां पे पढ़ा नहीं, वरना यही सेम डायमेंशन वहां लिखा हुआ है, ठीक है। हमने वो जो बनाया है प्रोसीजर, उसमें भी यही लिखा हुआ है। ओके, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस मतलब चारों का चारों फेस पे, फेस मतलब समझो ऐसा है, तो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, चारों फेस, ठीक है। ये चारों का चारों फेस, एरिया अप्रोक्सीमेटली 25 mm डायमीटर, शेल बी मार्क्ड विथ 510 डिग्री टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रायोट पैन, मतलब उसको पहले तो 510 डिग्री पूरा का पूरा चारों का चारों डायमेंशन में, मतलब चारों का चारों दिशाओं में वो गर्म हो जाना चाहिए। कितना गर्म करना है हमको? पहले 510 डिग्री। क्यों? क्योंकि पहले तो हमको क्रैक जनरेट करना है ना, मकड़ी का झाला जैसा क्रैक बनाना है ना, उसमें क्रैक बनाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा, तभी हम कंपैरिजन करेंगे। तो पहले तो ऐसा डायमेंशन का एल्यूमिनियम ब्लॉक ले लो, 510 डिग्री गर्म करो उसको। क्रायोन, क्रायोन पुराना जमाना आ गया। क्रायोन मतलब क्या है? ऐसा मेरे हाथ में अभी पेन है ना, वैसा ही पेन, लेकिन आगे आगे क्या रहता है? वो मोमबत्ती किसको मीन क्या बोलते हैं आप लोग? मोम, मॉम ही बोलते हैं ना। वो मॉम ऐसा टाइप का रहता है। हम लोग जब वेल्डिंग चेक करने जाते हैं ना, तो ऐसा क्रायन पेन होता है, उसमें यहाँ पे पीछे स्टिकर लगाया रहता है 150 का, मतलब जब ऐसा मारेंगे ना तो 150 अगर टेम्परेचर होगा ना तो वो मोम जलेगा। 50 का, 150 का, 100 का, ऐसा क्रायन पेन आता है। लेकिन ये पुराना जमाना है, पेंट है वो भी पुराना जमाना है। आजकल तो कोरोना वायरस वाला कौन सा आ गया है? सीधा क्या, थर्मो, क्या बोलते हैं उसको? बोलो भाई, आप डर क्यों रहे? समझ में नहीं यार, आपका नाम नहीं आएगा भाई, मैं नहीं लेगा है। और टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? थर्मो, हाँ टेम्परेचर गन, थर्मोमीटर गन आता है ना। आजकल हम कंपनी में भी आजकल रूल्स हो गया था ना कोरोना के, उसी जिसका वो टेम्परेचर कम है उसी को अंदर जाने दिया जाएगा, वरना कटघरे में खैया खड़ा किया जाएगा, ठीक है। तो वो पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो है, ये पेन है, पेंट है, ये इंडिकेशन हमको करता है कि 510 डिग्री हो गया है कि नहीं हो गया है। लेकिन आजकल वो पैटर्न पुराना हो गया है। हम लोग जनरली चेक करने के लिए टेम्परेचर स्टिक, वो भी बोल सकते हैं, यस, पायरोमीटर वो भी यूज कर सकते हैं, यस वेरी गुड। देखो ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले तो और तेज है, देखो सब लोग डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, आप डालते रहिए। 510 डिग्री आपको पता होना चाहिए, कैसे आप कैसे भी चेक करो, 510 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो मार्क एरिया शेल हीटेड विथ ब्लो टॉर्च। आप फिर उसको हीट कैसे करना, 510 डिग्री कैसे लाना है? या तो आप ब्लो टॉर्च से जलाओ, या तो कोई बर्नर से, बुनसेन बर्नर, मतलब बुनसेन बर्नर, भले ही बुनसेन लिखा, बर्नर समझो आप, टेम्पररी माइंड में सेट रखो कि बर्नर से उसको गर्म करना है वो छोटा सा पीस को। और या तो आप उसको ब्लो टॉर्च से भी गर्म कर सकते हैं, या सिमिलर और कोई डिवाइस यूज करके भी उसको गर्म कर सकते हैं। लेकिन उसका टेम्परेचर 510 से 524 के बीच में ही रहना चाहिए, इतना आपको गर्म कर देना है। और मेजर किससे करना है आपको? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, या तो फिर आप समझो उसको गन या टेम्परेचर स्टिक, ठीक है, उससे आपको वो चेक कर लेना है टेम्परेचर हो गया है कि नहीं हो गया है। ओके, इसके बाद क्या करना है? द स्पेसिमेन शेल देन बी इमीडिएटली क्विंच्ड इन कोल्ड वाटर। आपको क्या करना है? कोल्ड वाटर के अंदर सीधा उसको घुसा देना है। 510 से 524 डिग्री टेम्परेचर गर्म हुआ, फिर उसको सीधा किस में डाल देना है? कोल्ड वाटर में डाल देना है।
अगर कोल्ड वाटर में डालें, विच प्रोड्यूस द नेटवर्क ऑफ फाइन क्रैक, क्या लिखा है, फाइन क्रैक ऑन ईच फेस, सभी फेस के अंदर एकदम चकाचक मकड़ी के जाले वाला जैसा हम लोगों को क्रैक मिल जाएगा। ये साइंटिस्ट वाला काम है, ठीक है, हमें ये सब चीज आजकल इंडस्ट्री में कम देखने को मिलता है। तो ये हमारे जैसे कुछ लैब वाले रहते हैं, उसी के पास जनरली देखने को मिलेगा, बाकी इंडस्ट्री में शायद ही आपको मिले। हाँ, कुछ लैब है उसमें भी ये सब चीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिए कि यार ये क्या समझा रहा है पेनाटंट, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको 5 to 52 के बियॉन्ड में काम करना है, तो कैसे प्रोसेस बनाना है वो समझा रहा हूं। आपने क्या किया, अभी एल्यूमिनियम ब्लॉक लिया, डायमेंशन उसने दिखाया वैसा 2 इंच बाय 3 इंच का, थिकनेस उसका 10 से 12 जो भी है उसने लिखा है, 10 mm लिखा है तो 10 mm रखा, उसको फिर 510 से 524 डिग्री में गर्म किया। गर्म करने के बाद वो कैसे भी आप गर्म कर सकते हैं वो भी लिखा है, बर्नर से गर्म कर सकते हैं, बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट जो भी है आपके पास उसके हिसाब से गर्म करो, चारों को चारों डायरेक्शन में गर्म करना है, थर्मोपिन से उसको मेजर करना है, टेम्परेचर आ गया तो सीधा उसको कोल्ड वाटर में घुसा देना है, कोल्ड वाटर में घुसा दिया तो उसमें फाइन क्रैक जनरेट होगा, फाइन क्रैक जनरेट होगा और मकड़े के जाले जैसा एकदम चकाचक क्रैक जनरेट होगा, वही क्रैक का हमको यूज करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। The block shall then be dried by the heating approximately 149. After the cooling, block shall be cut in half and one half of the specimen is designed in A and other को B बोलना है, मतलब 2 पार्ट कर देना है, एक को A बोलना है, एक को B बोलना है, जैसे हमने वहां पे अभी देखा, ठीक है। एक को A बोलना है, दूसरे को B बोलना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन सब्सिक्वेंट, ठीक है, ये सब चीज हमने समझा दिया है। अभी आगे बढ़ना है हमको। फिगर जो नीचे दिखाया गया है वो उसका यहाँ पे दिखाया गया है, वो उसका डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, ये सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा डायमेंशन रखना है, वो सब चीज यहाँ पे लिखा ही है, देखो 39 mm, 39 mm मतलब टोटल 3 इंच का होना चाहिए, 2 इंच का लेंथ होना चाहिए, यहाँ पे 3/8 मतलब 10 mm का थिकनेस होना चाहिए, फिर इसके बीच में से 2 पार्ट कर देने का, यहाँ पे देखो इसने 2 पार्ट कर दिया है, देखा। तो ऐसा करना है, अगर ऐसा नहीं करना है तो मैंने दूसरा ऑप्शन क्या बताया आपको, सेम ब्लॉक रखो, फर्क क्या पड़ता है, एक सेम ही ब्लॉक रखो, अच्छा उसमें टेम्परेचर अलग अलग करके कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यही सब चीज लिखा, एक को ए नाम दो, एक को बी आइडेंटिफिकेशन करो, ठीक है। उसके बाद फिगर जो दिखाया गया है ए एंड बी का, इसमें दिखाया हुआ है एज अल्टरनेटिव कटिंग द ब्लॉक, हाफ ऑफ द ब्लॉक ए एंड अदर इज बी सेपरेट ब्लॉक 2 to 3 इंच का जो है, अभी उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। हीटिंग एंड क्विंचिंग टेक्निक्स इज डिस्क्राइब इन अबव, 2 कंपेरेटर ब्लॉक क्लोजली मैच्ड विथ क्रैक पैटर्न में बी यूज्ड, अभी आपको वो पैटर्न जो है वो आपको क्लोजली मैच करना है। द ब्लॉक शेल बी मार्क्ड ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी कर दिया गया है, ए एंड बी। अभी हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, टेम्परेचर कैसे डाउन करेंगे और कैसे ज्यादा बढ़ाएंगे उसके बारे में डिस्कस है, ओके। अभी आता है रिक्वायरमेंट, कंपैरिजन एप्लीकेशन एंड टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री, 5 डिग्री से अभी हमको नीचे जाना है, ठीक है, माइनस डिग्री में जाना है। तो अभी क्या करना है, इफ इट इज डिजायर टू qualify the liquid penetrant examination procedure is the temperature less than 5 degree, the proposed procedure shall be applied in the block B and block in all other metal is cooled held and proposed, ये सब चीज लिखा हुआ है, कंप्लीट करना है वो सब चीज, ठीक है। वो ज्यादा कुछ रॉकेट नहीं है इसमें, ये में पढ़ेगा तो भी वे जो अभी समझाया वही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तो मैं पढ़ लेता हूं, मुझे कुछ इसमें है नहीं पढ़ने में, ठीक है, ओके। अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रीवियसली डेमोस्ट्रेट सूटेबल शेल बी अप्लाइड इन ब्लॉक ए, अभी ब्लॉक ए में क्या करना है, 5 to 52 टेम्परेचर रेंज रख के डीपीटी आपको परफॉर्म कर लेना है। फिर दूसरा, द इंडिकेशन ऑफ द क्रैक शेल बी कंपेयर्ड टू ब्लॉक ए एंड बी, इफ द इंडिकेशन ऑफ अंडर द proposed condition B the essential same obtain A and B, अब भी आपको उसका कर लेना है। समझो एग्जांपल के तौर पे आपने B ब्लॉक का -10 डिग्री पे किया, इसका 5 to 52 आपने कर लिया, तो अभी आपका रेंज कौन सा बन जाएगा, दोनों का अगर क्रैक सेम मिला तो, क्रैक सेम नहीं मिला तब तो वो रिजेक्ट है, तब तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, 5 to 52 वाला वापस आके खड़ा रह जाना है, आपको वही करना है, ठीक है। 5 to कितना रेंज बनेगा, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं हम तो परफॉर्म करते हैं 5 to 52 से ही होता है डीपीटी, बाकी में होता ही नहीं है, तो उसको बोलना है भाई आप गलत है,
ऐसा भी प्रोसीजर है कोड के अंदर कि भाई आप माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं, लेकिन फर्क ये है कि दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है, क्रैक क्या मैच होना चाहिए? क्रैक मैच होना चाहिए, वरना कांड हो जाएगा। मैच नहीं है और आपने बोल दिया हाँ सब ओके है, तब तो वो चलता है वर्ड जैसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं। ओके, तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई है। तो अभी हम लोग दूसरी बात करते हैं। अभी समझो टेम्परेचर अबव 52 से है तो कुछ नहीं, समझो आपको 93 करना है तो 93 डिग्री टेम्परेचर, एक को 52 के अंदर डीपीटी करो, दूसरे को 93 तक लेके जाओ और करो, और 93 को लेके गए तो अभी आपका रेंज अगर ट्रैक मिल गया, दोनों सेम टू सेम आपका पैटर्न मिल गया, तो फिर आपका रेंज 5 to 93 बन जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, हाँ, चलो ये समझ में आ गया। अभी बात करते हैं अल्टरनेटिव टेक्निक, कलर कॉन्ट्रास्ट पैटर्न। दूसरा ऐसा कोई टेक्निक्स है? ये तो कट करने की बात चल रही है ना, कट प्रॉपर होगा कि नहीं होगा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो दूसरा भाई इसमें ऐसा दिखाया गया है कि अल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट ऊपर जो दिखाया 451 एंड 452, ये 641.12 और 641.1, उसमें जो दिखाया है when the using the color contrast pattern is permitted to use the single comparator block in standard and non-standard temperature or make the comparison of the by क्या लिखा है बाय फोटोग्राफी। तो आप फोटोग्राफी से भी कर सकते हैं, एक ही ब्लॉक रखो, उसका दो पार्ट मत करो, एक को फिर टेम्परेचर 5 to 52 रख के डीपीटी कर लो, फिर दूसरे को और टेम्परेचर बढ़ा के कर लो। अगर दोनों फोटोग्राफ सेम आया, मतलब दोनों का कंपैरिजन करना है, इसके लिए तो इसका नाम है ना कंपैरिजन, आगे आएगा कंपैरेटर ब्लॉक। ठीक है, वही तो कंपैरेटर ही करना है हमको, और क्या करना है। ओके, व्हेन द सिंगल कंपैरेटर ब्लॉक फोटोग्राफ टेक्निक इज यूज्ड, प्रोसेस इज डिटेल एप्लीकेबल डिस्क्राइब इन अबव, जो 1 और 2 किया है वैसा ही उसको द ब्लैक थ्रूली क्लीनड बिटवीन द टू प्रोसेस। हाँ, याद रखना है दोनों प्रोसेस में आपको क्लीनिंग प्रॉपर करना है, वरना एक का अभी डेवलपर अंदर घुसा रहेगा और ऊपर से सीधा पैटर्न लगा देगा, तो ऐसा नहीं। इसमें थोड़ा एक ध्यान रखना है, दोनों का क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज दिया गया है। ओके, दूसरा भी यहाँ पे फोटोग्राफी का भी मेथड है। कुछ लोग है ना कंपैरिजन फोटोग्राफ्स भी लेके आते हैं, एक ही फोटोग्राफ में ऐसा गिराते हैं तो दो फोटोग्राफ एक ही साथ में आ जाता है। मतलब कैमरा की बात कर रहा है, बड़ा सा कैमरा लेके आओ, उसका फोटो गिरा लो, या तो मोबाइल में गिरा लो, ये सब चीज आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो ये सब चीज टेम्परेचर हमने किसका डिस्कस किया, कहाँ थे हम लोग, ये तो हो गया ना। ये टेक्निक रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, यही पहुंचे थे ना। हाँ, ये टेक्निक फॉर नॉन स्टैंडर्ड, ये भाई हम खाली अभी नॉन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 5 to 52, तो हमको रखना ही है, उतने में ही हम काम कर सकते हैं। अगर उसके आगे और पीछे जाना है तो फिर नॉन स्टैंडर्ड में मैंडेटरी अपेंडिक्स 3 देखना है, और वो मैंडेटरी अपेंडिक्स 3 क्या परफॉर्म करना है, वो उसमें आपको प्रॉपर मिलता है तो ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, छोड़ो हम तो बहुत डेप्थ में चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, टेक्निक रिस्ट्रिक्शन। टेक्निक रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी मैं समझा दिया है। तो कि पेनेट्रन टेस्ट जो है यहाँ पे लिखा है ना, फ्लोरोसेंट पेनेट्रन एग्जामिनेशन शेल नॉट फॉलो द कलर कॉन्ट्रास्ट पेनेट्रन एग्जामिनेशन, मतलब फ्लोरोसेंट का और ये विजिबल वाला दोनों को इंटरमिक्स नहीं करना है, एक को व्हाइट लाइट में ही देखना है। तो व्हाइट लाइट में फिर आप फ्लोरोसेंट को भी व्हाइट लाइट में देखने लगेंगे तो प्रॉब्लम, उसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है आपका। दूसरा रिस्ट्रिक्शन, इंटरमिक्सिंग पेनेट्रन मटेरियल। दर्शन भाई आपका आंसर आया है, दर्शन भाई है यहाँ पे? हाँ दर्शन भाई, आपकी आंसर की बात चल रही है, ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी बात चल रही है। देखो इंटरमिक्सिंग, आपका क्वेश्चन था ना, इंटरमिक्सिंग पेनेट्रन मटेरियल। पेनेट्रन मटेरियल का मतलब आपको सब चीज समझना है, पेनेट्रन मटेरियल का सब चीज इसके लिए समझना है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कोड आपको दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया भाई, रुको, ये तो साला कांड हो गया, बंद हो गया। अभी वापस चालू करते हैं, ठीक है भाई। ये सब लोग को समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये डीपीटी है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, कोड कोड स्टैंडर्ड समझना। अगर ये बात नहीं आप समझ पाएंगे
तो बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा। लेवल 3 का भी एग्जाम देने जाएंगे, वहां पे भी कुछ लोचा लापसी करके आएंगे। तो आप खाली ये बात एकदम डेप्थली समझ लो, जो लोग फ्री है वो समझ लो, जो लोग फ्री नहीं है उसका तो कुछ बात ही नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा है, द टर्म पेनेट्रेंट मटेरियल, क्या लिखा है भाई, पढ़ो आप, पढ़ो आप, ये बात पढ़ो। The term penetrant material हम्म used in this article is intended to include all penetrants, emulsifiers, solvents or cleaning agents. इसका मतलब ये हुआ, जब पेनेट्रेंट मटेरियल ये आर्टिकल में किधर भी लिखा होगा तब आपको समझना है, पेनेट्रेंट समझना है, इमल्सिफायर समझना है, सॉल्वेंट और क्लीनिंग एजेंट समझना है और डेवलपर, ये सब चीज समझना है। तो यहाँ पे यही बात किया गया है। देखो कि जब यहाँ पे देखो लिखा है ना, इंटरमिक्सिंग पेनेट्रेंट मटेरियल, पेनेट्रेंट मटेरियल लिखा है मतलब सब चीज, इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट फैमिलीज भी नहीं चलेगा, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर आर नॉट परमिटेड, अलग अलग मैन्युफैक्चरर का भी आप यूज करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। सिंपल बात, एकदम सिंपल क्लियर वर्ड में लिखा है, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ना 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 ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द रेस्ट, बाकी ठीक है, पानी का उसमें आपको रिलैक्सेशन देता है वाटर वॉशेबल में, लेकिन पानी भी ध्यान रखो मटेरियल के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोरोजन वगैरह सब चीज नहीं करना चाहिए, वैसा पानी आप यूज कर सकते हैं। ओके, कैलिब्रेशन की बात करते हैं। ये मैं लाइट इंटेंसीमीटर आपको बोला था ना कि यहाँ पे लैंप के नीचे हमको 250 2000 लक्स आ रहा है, लेकिन जैसे ही कॉर्नर पे जाते जाते हैं ऐसा उसका इंटेंसिटी कम होता जाता है, तो उसका कैलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। बिना कैलिब्रेशन वाला वही प्रॉपर नहीं दिखाएगा और आप डीपीटी ठोक के आ जाएंगे और कुछ कांड हो जाएगा, क्रैक आपने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि क्रैक उस टाइम पे आपको दिखा नहीं, और अंधेरे में जल्दी जल्दी आपने एक्सेप्ट करके आ गए और वो प्रेशर वेसल फटा, फटने के बाद बहुत सारे लोग मर जाएंगे, वो इज रिस्पॉन्सिबल, हम लोग रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोगों को इसके लिए भी ध्यान रखना क्या है, लाइट मीटर, और बहुत विजिबल हो या फ्लोरोसेंट हो लाइट मीटर, दोनों का जो भी लाइट मीटर यूज कर रहे हैं हम लोग, शेल बी कैलिब्रेटेड एटलीस्ट 1 ईयर, हर 1 साल में आपको उसको कैलिब्रेशन करना है। ओके, अभी ये तो हमने बात हो गया हर 1 साल में, लेकिन 6 1 ईयर बाकी है ना, भले ही रिपेयर मैंने करवाया लेकिन 1 ईयर तो बाकी है ना, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। इसके लिए भी कोड ने यहाँ पे घुसा दिया है, देखो वर्ड, वेन एवर द मीटर हैज बिन रिपेयर्ड, अगर आप मटेरियल जो सॉरी ये मीटर है वो रिपेयर भी करने गया है बीच में कभी भी, तो भी उसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। समझे बात, इसमें क्लियर लिखा है, इफ द मीटर्स हैव नॉट बीन यूज इन 1 ईयर और मोर, अगर मीटर को 1 ईयर के अंदर यूज ही नहीं किया है, सर मैंने तो यूज ही नहीं किया है, मैंने तो अभी वो पड़ी का पैक है, मैंने तो अभी स्टिकर भी नहीं खोला है, वहां पे तो 1 ईयर दिखा है, समझो 2019 में आपने लिया था, ठीक है लाइट मीटर, 2020 तक आपने ओपन ही नहीं किया, फिर आप 2020 में सडनली 2000 नहीं नहीं ऐसा समझते हैं, 2021 में लिया आपने, 2021 जुलाई में ही लिया आपने, ठीक है, और आज कितना जुलाई है, 8 9 जुलाई है ना, तो 8 जुलाई में लिया था और कल आप ऐसा मेरे 21 से 2022 का है, तो अभी तो हम खोल रहे थे वापस 1 ईयर, नहीं ऐसा भी नहीं चलेगा। 1 ईयर फिनिश हो चुका है, भले ही आपने यूज किया हो या ना यूज किया हो, फिर भी आपको उसका कैलिब्रेशन करना है। समझे बात, ओके, कैलिब्रेशन शेल बी डन बिफोर बीइंग यूज्ड, मतलब आपको यूज करना है, कैलिब्रेशन करना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन, पेनेट्रेंट एप्लीकेशन। पेनेट्रेंट एप्लीकेशन कितने टाइप के हैं, पेनेट्रेंट में भी क्या लिखा है, में भी आपको रिकमेंडेशन करता है, आपको करना है तो भी करो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी अप्लाइड बाय एनी सुटेबल मींस सच एज डिपिंग, ब्रशिंग एंड स्प्रेइंग, 3 टाइप से आप कर सकते हैं पेनेट्रेंट अप्लाई, कैसे, डिपिंग, ब्रशिंग और spraying, very good. If the penetrant is applied by the spraying using the comparator air type apparatus, ये क्या लिखा है, if penetrant applied in spraying, जब आप स्प्रे से अप्लाई करते हो तब आपको मैं बोला ना पेनेट्रेंट ज्यादा गिर गया था, याद है ना, वो बात चल रही है अभी। इफ पेनेट्रेंट इज अप्लाइड बाय स्प्रेइंग यूजिंग द कंपेरेटर एयर टाइप apparatus, filter shall be placed to upstream side near to the inlet procedure, contamination of the penetrant by oil, water, dirt and
शिपमेंट में बी कलेक्टेड इन द लाइंस, मतलब आपको उस टाइम पे भी ध्यान रखना है, ये ज्यादा कम हो जाने का वो भी एक थोड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा वहां पे डस्ट रस्टिंग वहां पे हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है। वो जो स्प्रे है ना, स्प्रे, वो जो हॉल है ना, उसकी बात कर रही है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो खली बली ये तो हम ध्यान रखते ही है ना, वैसे भी क्या कहाँ नहीं रख रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी बात आती है पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट की बात चल रही है अभी। अभी पूरा पेनेट्रेंट मटेरियल का हार्ट जो है वो ड्वेल टाइम है, ठीक है। हार्ट मतलब मेन पार्ट, ड्वेल टाइम है, ठीक है। तो पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम इज क्रिटिकल, देखो वहां पे लिख ही दिया है उसने, देखिए, ठीक है। मैं तो हार्ट की बात कर रहा था, वो तो हार्ट से भी ऊपर बोल रहे हैं, ये बहुत क्रिटिकल चीज है, ठीक है। पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम इज क्रिटिकल पार्ट। The minimum penetrant time shall be required in table number 672 or qualified by demonstration for the specific application। आपको वो टेबल को फॉलो करना है, अदरवाइज उसने क्या लिखा है, अदरवाइज आप जो क्वालिफाई करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के टाइम पे वो आपको रखना है। तो पहले तो हम टेबल देख लेते हैं कितना दिखा रहा है, ठीक है। ये मिनिमम ड्वेल टाइम की बात करें, बहुत क्रिटिकल चीज है ये, ठीक है। ओके, अभी देखो, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, टिटेनियम एंड हाई टेम्परेचर अलॉय है, वो कास्टिंग या तो वेल्डिंग उसका किया हुआ है। और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको क्या मिलेगा, कोल्ड शट मिलने का चांस है, पोरोसिटी, लेक ऑफ फ्यूजन, क्रैक्स एंड दूसरा कोई भी डिफेक्ट मिलने का चांस है। उसमें हमको ड्वेल टाइम मिनिमम कितना रखना चाहिए था, और क्या लिखा है, मिनिमम लिखा है भाई, मैक्सिमम नहीं लिखा, मिनिमम। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 मिनट्स होना चाहिए। तो ये ड्वेल टाइम मैंने कितना अभी रखा था, एक बार में 10 मिनट करके दिखाया, एक बार मैंने 5 मिनट करके दिखाया, तो ये तो मिनिमम टाइम है। अदरवाइज, अदरवाइज क्या लिखा है कि डेमोस्ट्रेट करना है आपको, डेमोस्ट्रेट में अगर 2 मिनट भी रखना है तो फिर आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है। डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या है, हाँ, डेमो करना आपकी कंपनी के अंदर, जब प्रोसीजर बनाते हैं ना तब डेमो करना है। डेमो में आपको प्रूव करना है, एक बार 10 मिनट रख के, एक बार 3 मिनट या 2 मिनट जितना रखना है, वो 10 मिनट में भी सेम क्रैक मिलेगा और 2 मिनट में भी सेम क्रैक मिल रहा है सर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मतलब, समझे। तो ऐसा डेमोस्ट्रेट करना है आपको उसके हिसाब से। लेकिन मैं तो आपको यही बोलेगा कि आप जो कोड बोलता है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बाइड एंड ट्रिप्स टूल, ब्रॉन्ज या वेल्ड किया है, लेक ऑफ फ्यूजन मिलने का चांस है, पोरोसिटी और क्रैक, इसमें 10 मिनट, ठीक है। ये अलॉय अगर है तो आपको 10 मिनट करना है। ये बाकी प्लास्टिक, ग्लास और सिरेमिक्स है, कोई भी फॉर्म में आपको क्रैक मिलने का चांस है, कितना कितना होना चाहिए, 5-5 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नॉट डाला हुआ है, देखा, वो नॉट क्या है वो देख लेते हैं। देखो, और टेम्परेचर रेंज इज 10 to 52 minute, 10 to 52 Celsius. So for the temperature is 5 to 10, minimum dwell time is 2 times of value listed. तो ऊपर जो दिखाया है ना वो अभी 10 to 52 के लिए ये ड्वेल टाइम दिखाया है, ठीक है। अगर आपका 5 to 10 की बात करते हैं, देखो यहाँ पे अभी हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, कितना है, 5 to 52, ठीक है। इतना स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना हमारा। लेकिन ये लोग बोलते हैं 10 से 52 रखना है, जब तब आपको ये रखना है। अगर 5 to 10 रखना है आपको, तब ये जो ड्वेल टाइम है वो 2 टाइम्स बन जाएगा। तो अगर समझो मुझे 6 डिग्री में टेम्परेचर में डीपीटी करना है, तो 5 into 2, 10 into 2, तो यहाँ पे ये सब चीज डबल हो जाएगा। किसके, कौन से टेम्परेचर में, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आपको टेम्परेचर में डीपीटी करना है तो 10 मिनट, इसका ये 2 करना है, ठीक है। 10 दूने 20 मिनट, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये भी 10 मिनट और ये भी 10 मिनट। समझे आप, अभी बात समझे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो कुछ लोग अपनी प्रोसीजर के अंदर ऐसा डाल देते हैं 5 to 52, मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस कार्बन, उसको तो पता है कि यही चीज हमारा यूज होने वाला है, सॉरी यही चीज कि उनको कार्बन स्टील में, ब्रॉन्ज में, उसी में करना है डीपीटी, तो 10 मिनट पहले से ही डाल देते हैं, ठीक है। अभी मैंने डाला, आपको दिखाया, वो मैंने डाला हुआ है प्रोसीजर में कि 10 मिनट। लेकिन
कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, क्या करते हैं पता है कुछ लोग, 10 to 52 डिग्री सेल्सियस मिनिमम कार्बन स्टील में 5 मिनट, और अगर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस जाना है तो मिनिमम 10 मिनट, ऐसा लिख देते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं से लिख सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसा लिखते हैं 5 to 52, डायरेक्ट सभी चीज को ऐड करना है, तो ये तो मिनिमम टाइम है, तो 10 मिनट लिख सकते हैं आप, समझे बात। ऐसा है मेरे भाई, नया रॉकेट नहीं है भाई, समझ में आ रहा है भाई। चैट बॉक्स में आप कोई डालो भाई, अभी ठंडे पड़ गए वापस। तो ये टेबल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेनेट्रन ड्यूअल टाइम जो है ये टेबल में दिखाया हुआ है, मिनिमम उसके हिसाब से जाना है, अदरवाइज कैलिब्रेटेड ऑन डेमोस्ट्रेशन जो जो किया है उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं। ओके, मैक्सिमम ड्यूअल टाइम शेल नॉट एक्सीड 2 आवर्स। ये तो मिनिमम टाइम का तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ना है, अदरवाइज क्वालिफाइड बाय डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। डेमोस्ट्रेशन करके आपको दिखाना है कि भाई चलो मेरा 3 घंटा मुझे रखना है, तो आपको 3 घंटे तक रुकना, फिर भी आपको क्रैक प्रॉपर मिलना चाहिए तब। लेकिन जनरली याद रखो, लोग 5 to 30 मिनट रखते हैं, ठीक है, 10 मिनट से 30 मिनट तक जनरली लोग रखते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपको मैक्सिमम का लिमिट है, मैक्सिमम बहुत ज्यादा नहीं जाने देना है। मिनिमम आप कुछ तक जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, याद रखो। अगर करना भी है तो आपको डेमोस्ट्रेट करना है, ठीक है। ओके, रिगार्ड लेस ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्वेल टाइम द पेनेट्रेंट शेल नॉट अलाउड इट ड्राई। ओके, दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ड्वेल टाइम देते हैं तब पेनेट्रेंट सूख नहीं जाना चाहिए। क्या लिखा, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्वेल टाइम पेनेट्रेंट शेल नॉट बी अलाउड ड्राई। तो लेटेस्ट बात ही करता हूं मैं एक अमेरिकन कंपनी में था, तब होता है ना अमेरिकन कंपनी में है टीपीआई तो आता है वहां पे, टीपीआई आया, टाटा प्रोजेक्ट का ही टीपीआई था, आया, पेनेट्रन मैंने लगाया और पेनेट्रन सूख गया, पेनेट्रन सूख गया। तो उसने मुझे बोला कि भाई देखो पेनेट्रन अभी सूख गया है, दिस इज नॉट, आप ऊपर अगेन पेनेट्रन लगाओ। फिर मेरे को लगाना पड़ा। अगर मेरे को उस टाइम पे नॉलेज नहीं होता कि यार मैं वापस डीपी करना पड़ेगा, वापस क्लीन करना पड़ेगा, ये सब चीज करता तो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब सूखना नहीं चाहिए। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता ना तो मैं टीपीआई के साथ फाइट कर सकता था। कोड में किधर लिखा है, वो तो सूखा वो खली बली, कोड में किधर नहीं लिखा है, या तो ऐसा ही दिखाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर कोड में लिखा है तो आपको यहाँ पे दिखा है, देखो, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्वेल टाइम पेनेट्रेंट शेल नॉट बी अलाउड टू ड्राई, इफ any reason penetrant does die the examination process shall be repeated। आपको रिपीट करना है, beginning with the cleaning and examination surface। आपको पूरा का पूरा क्लीनिंग करना है। वापस पकड़ा मुझे उस टाइम पे टीपीआई ने वापस पकड़ा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कोड में क्लियर लिखा है कि आपको रिपीट करना है पूरा का पूरा प्रोसेस, क्लीनिंग से लेके बिगिनिंग विद द क्लीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन सरफेस, पूरा का पूरा क्लीन करके, तो मुझे वापस करना पड़ा। समझे बात, सूखना नहीं चाहिए ड्वेल टाइम के टाइम, पेनेट्रेंट जो है वो सूखना नहीं चाहिए, सूखा तो प्रॉब्लम है भाई। समझ में आया लोगों को, ये सब चीज ऊपर से गया ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले लोगों को समझ में आया, चैट बॉक्स में डालो यस। कोई हिल ही नहीं रहा, सब लोग सो रहे यार, प्लीज मत सो जाओ। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो इसका मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, डोंट वरी, आपका नाम भी आएगा इसमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल। एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल में क्या है, आफ्टर द स्पेसिफिक पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम, आपने पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम दे दिया, पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम 5 मिनट 10 मिनट जो भी है आपने काम कर लिया, उसके बाद एनी पेनेट्रेंट रिमेनिंग ऑन द सरफेस शेल बी रिमूव। तो हमने फिर क्या किया, थोड़ा 10 मिनट सूखने दिया, फिर हमने पेनेट्रेंट रिमूव करना स्टार्ट किया ना, वो सरफेस के ऊपर जो था उसको रिमूव करना स्टार्ट किया, टेकिंग केयर टू मिनिमाइज द रिमूव द पेनेट्रेंट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूटी। हमको ये भी याद रखना है कि वो जो डिसकंटिन्यूटी अंदर घुसा है उसके अंदर से जनरली
वो डिसकंटिन्यूटी के अंदर जो पेनेट्रन गया है वो ही ना निकाल लो हम लोग, उसको ही हम लोग निकाल ले, मतलब एक्सेस उसको वॉश नहीं करना है, एक्सेस क्लीनिंग नहीं करना है, समझे बात। ओके, किसी ने लिखा है हाउ वी आइडेंटिफाई इट इज ड्राई। जब पेनेट्रन आप उंगली से भी कर सकते हो लेकिन दूर रख के, ठीक है। आप देखने का, आप लोगों को पेनेट्रन ज्यादा लग गया होगा तो ऊपर ही तैरता रहेगा, मतलब ऊपर ही रहेगा पेनेट्रन, और सूखा होगा तो वहां पे क्लियर विजुअलाइज से आंखों से ही हम पता कर सकते हैं सूख गया है वो, ठीक है। उसका कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग पेनेट्रन जो है कैसे ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है वो कैसे कर सकते हैं, उसकी बात चल रही है, वो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। ओके, अभी बात करते हैं यहाँ पे आफ्टर द स्पेसिफिक ड्वेल टाइम, टाइम हैज elapsed मतलब वो टाइम पास हो चुका है, तब एनी पेनेट्रन रिमेनिंग ऑन द सरफेस शिल बी रिमूव, बाकी जो सरफेस पे ऊपर अभी रहा है उसको रिमूव करना है, टेकिंग केयर टू मिनिमाइज द रिमूवल ऑफ पेनेट्रन फ्रॉम डिसकंटिन्यूटी। हमको डिसकंटिन्यूटी के अंदर से ही पेनेट्रन ना निकल जाए, वो ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे हम खत्म करते हैं, अभी मैं थक गया हूँ। तो इसके बाद वाटर वॉशेबल पेनेट्रन स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो ये एक पेज बचा है और ये इसमें एक छोटा सा बचा है और 2 पेज, ये 3 पेज और 4 पेज, अभी भी 4 पेज बचा है, ठीक है। तो इसको हम कल रखते हैं, यार मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो याद रखो भाई हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर वॉशेबल पेनेट्रन वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। वाटर वॉशेबल पेनेट्रन में पहुंचे हैं, तो कल हम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हमने कब कितने बजे स्टार्ट किया था, 2:30 किया था ना। अभी 1 घंटा तो हो ही गया, वैसे भी आप लोग भी थक गए होंगे। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछ सकता। ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, प्लीज किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, और वो बोल के ही पूछिए प्लीज। हाँ, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं लेकिन बोल के बोलेंगे तो अच्छा है मेरे लिए भी। हेलो। यस सर। हाँ सर, अगर हमारा वेल्डिंग करते हुए अपने को 2-3 महीना हुआ है। हेलो। हम्म। हाँ हाँ। जो आपको वेल्डिंग किया है और उसको 2-3 महीना हुआ है और हम्म। हम उनको है ना एडमिट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और पेनिट्रेंट, तो उसको कितना होश रखना चाहिए कितना पेनिट्रेंट को? आवर्स उसको पेनेट्रन, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कोड तो उसके लिए अगर कार्बन स्टील है तब 5 मिनट बोल रहा है ना। देखो आपने वेल्डिंग कर हाँ लिया हाँ। है, वेल्डिंग करने के बाद 2-3 महीना हो गया है और उसका डीपीटी करना है, तो आपको आपकी प्रोसीजर फॉलो करना है। आपकी प्रोसीजर में 10 मिनट लिखा है तो आपको 10 मिनट रखना है। आपकी प्रोसीजर में जितना भी लिखता है उसके हिसाब से आपको टाइम लेना है, ड्वेल टाइम भी उसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि कितना टाइम रखना है कि तो नहीं रखना है। वेल्डिंग कितना भी आपकी पुराने क्यों ना प्रोसीजर हो, को फॉलो करना है बस। बस प्रोसीजर फॉलो करना। यस। अभी दूसरी बात, लेकिन क्लीनिंग आपको प्रॉपर करना पड़ेगा क्योंकि 2 महीना हो गया है ना वो हाँ, वेल्डिंग फ्री का। क्लीनिंग। तो क्लीनिंग जो है हाँ, वो फ्री क्लीनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ वो आपको प्रॉपर तरीके से हाँ। करना पड़ेगा। हेलो। ओके सर, थैंक यू। हेलो, गुड ओके। इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग। ये हम कैसे पता चलेगा ये ट्राई हो गया नहीं हो गया? एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर आके बोला ये ट्राई हो गया, लेकिन हम कैसे बोलेगा ये ट्राई नहीं है बोल के? लेकिन देखो, कैसे टच यस यस, करके नहीं बोल सकता ना, वो टच करके देखे तो ऐसे नहीं नहीं, निकल गया ऐसे। ऐसा देखो, इससे क्या होगा, अभी सर आपको ने बोला टच था एक वहां पे नहीं का करना है, कॉन्ट्रास्ट आप है चेंज ना होता है। कोई एक जगह पे पेनेट्रन लगाओ और जस्ट उसके बगल हाँ में दूसरी जगह लगाओ, और जैसे ही नया पेनेट्रन लगाया है वैसा ही दिखना चाहिए पेनेट्रन। हाँ, पेनेट्रन देखना का चाहिए कलर जो है, कनेक्ट करने के बाद। ब्राइटनेस है वो कम नहीं होना चाहिए, सिंपल बात। हाँ, अगर कॉन्ट्रास्ट चेंज पेनेट्रन नहीं का होना चाहिए। ब्राइटनेस कम हो गया है तभी वो ड्राई हुआ हम मानेंगे ना। ओके, ओके दूसरी ओके। बात, आपको सूख गया है, समझो सूखा नहीं है, तब आप उंगली से मारेंगे ना तो आपके उंगली में ज्यादा पेनेट्रन रहेगा, और सूखने के बाद आप उंगली मारेंगे ना तो आपको कम पेनेट्रन रहेगा। तो वो भी एक मेथड है, लेकिन मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करेगा। डायरेक्ट ऑन जॉब पे आप ऐसा टच नहीं कर सकते, अदरवाइज तो फॉल्स इंडिकेशन जनरेट होगा, वहां पे फिंगर मार्क्स का जनरेट होगा, समझे आप। मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, साइड में करना है, जहां पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है वहां पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कलर कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस के हिसाब से ही चेक करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से बोल सकते हैं।
ओके। ओके। नॉर्मली कितने टाइम तक हमारा नॉर्मली यूज कर रहा है, कितने टाइम तक कितने टेम्परेचर में वो ट्राई ऐसे कुछ है? 5 to 52 डिग्री। नहीं, दैट्स ओके। 5 to 52 डिग्री में वो कितना टाइम पे ये ट्राई हो जाएगा ऐसे कुछ? जनरली आपकी प्रोसीजर में अगर ऐसा लिखा है कि मिनिमम पेनेट्रॉन लगाने के बाद आपको 10 मिनट रुकना है, तो 10 मिनट रुक के फिर निकल जाना है, फिर उसको क्लीन कर देना है। फिर आप मैक्सिमम 2 आवर्स का भी कोड ने बोला है कि 2 आवर्स भी रखेंगे। फिर भी देखो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा पेनेट्रॉन लगा दो तो आपको 2 घंटे भी रुकेगा, ऐसा ही रुकेगा सेम टू सेम। थोड़ा डल पड़ेगा लेकिन सूखेगा नहीं। सिंपल बात। पानी हाँ, देखो। 52 डिग्री, 52 हाँ। डिग्री में। यस। ओके, अभी हम्म। दूसरी बात अभी समझो, एक पानी है, पानी को एक जगह डालो, एक वेल्ड जॉइंट के ऊपर, और एक जॉइंट के ऊपर पेनेट्रन डालो, तो पानी सूखेगा तो हमको पता चलेगा ना ये डल पड़ गया है। ये हम्म। उसका पेनेट्रन है, वो ये वाटर है वो ड्राई हो गया, पता चलेगा ना, वहां पे पानी का कोई पार्ट नहीं रहेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहां पे पानी है ही नहीं, हमको दिख नहीं रहा, थोड़ा बहुत उसका जो पानी का जो ब्राइटनेस है वही कम हो गया, पानी ही निकल गया, तो ऐसे कैसे हम पता कर सकते हैं वहां पे? वैसे ही पेनेट्रन को ही पता कर सकते हैं। समझा? तो ऐसा कुछ नॉर्मली जरूरी ऐसे नहीं नहीं है। होता है, नॉर्मली ऐसे जो व्यवस्था कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं क्या पूछ रहा, यस अभी यस। 5 मीटर लेंथ वेल्ड है। 5 मीटर हम्म लेंथ वेल्ड में एक तरफ से 50 डिग्री, 42 डिग्री में एक साइड से लगा के उधर जाएगा, बाद हम्म। में आके थोड़ा 10 मिनट रुकेगा, फिर वो टाइम में ट्राई होने के चांसेस है नहीं है वो 5 मीटर लेंथ और देखो करने। आप पेनेट्रॉन प्रॉपर मात्रा में लगाएंगे ना तो ड्राई होने का चांस नहीं है, डोंट वरी। ओके, ओके, 5 to 52 टेम्परेचर के अंदर ड्राई नहीं होगा। लेकिन हाँ। पेनेट्रॉन आपको प्रॉपर मात्रा में लगाना है। फिर क्या होगा, जनरली क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग है ना, कॉन्ट्रैक्टर लोग है ना, कंजूस होते हैं। ठीक है, हम्म। कंजूस में क्या है पता है, पेनेट्रॉन आप मांगेंगे ना, थोड़ा देखो टेक्नीशियन लोगों को ये सब चीज जब मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में जब एनडीटी करने जाते हैं तो बहुत ऐसा फेस होता है। पेनेट्रॉन मांगेंगे ना तो थोड़ा ही पेनेट्रॉन देंगे, फिर ऐसा बोलेगा इसी में सब करना है आपको। फिर वो भी क्या करेगा, कम कम पेनेट्रॉन लगाएगा सब जगह पे। हम्म। तो वो भी देखना है, एक वो भी एक कॉस्ट भी एक पार्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको देखना है, कंपनी के अंदर से प्रॉपर पेनेट्रॉन आपके पास आना चाहिए। हम्म। हम्म।